हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग अपने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का आज पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का 12th क्लास का, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो आज हम लोग जो है उस जनसंख्या के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या के चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, उसका घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और अगला था उसका संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने, देरी ना करते हुए। तो हमारा ज्योग्राफी का जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए। ओके बच्चा, तो बात करते हैं हम लोग पहले परिचय। परिचय को समझिए कि लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सही बात है, किसी भी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो कौन होता है बच्चा? तो वो होता है आप लोगों का लोग, जनसंख्या। तो लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत में 102 करोड़, याद रखिए, भारत में 102 करोड़ की आबादी। कौन सी जनगणना, कौन से सन में? ये हुआ सन 2001 में। याद रखिए, 2001 में भारत की जो कुल आबादी थी, जो कुल जनसंख्या थी, वो 102.8 करोड़। ठीक है, लेकिन ये बात करते हैं 2001 की। लेकिन मैं अगर 2011 की जनगणना की बात करूं तो 2011 की जनगणना में हमारे देश की जो कुल आबादी थी वो 121.8 करोड़ की आबादी थी। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहली बात कि जो जनसंख्या है वो किसी भी देश का क्या है बेटा, एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जबकि भारत की उस समय 2001 में जो आबादी थी वो कितनी थी? 202, यानी 102.8 करोड़। और वहीं 2011 में हमारी जनसंख्या बढ़कर 121.8 करोड़ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद चीन, जनसंख्या की बात करें तो चीन के बाद दूसरा, बिल्कुल यानी दूसरा सघनतम बसा हुआ देश था। यानी हम 2011 की बात करें, सन 2001 की बात करें, तो आबादी में जो भारत की आबादी थी वो विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी आबादी थी। लेकिन अब जब हम बात करें तो भारत जो है वो अपनी पहली पोजीशन नंबर 1 पर आबादी वाला देश है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भारत की जनसंख्या, यानी हमारी देश की जो आबादी है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिए, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों को मिला दिया जाए तो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। सोचिए, हमारे देश की आबादी, इतनी बड़ी आबादी, जिसमें उत्तरी कोरिया, यानी कि जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की आबादी इतनी मिला दिया जाए तब भी हमारी आबादी सबसे ज्यादा। ठीक है, और यही नहीं, अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे यूरुग्वे आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, ऐसे कितने सारे देश। तो इन्होंने सिर्फ महाद्वीपों को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा बेटा गया? महाद्वीपों को। ठीक है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों को भी मिला दिया जाए तब भी भारत की जनसंख्या जो है वो इन तीनों से कई ज्यादा है। यहां तक क्लियर हुआ? और यह तर्क दिया जाता है, क्या तर्क दिया जाता है बेटा, कि यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर एक सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। सही बात है, भारत की इतनी बड़ी आबादी, संसाधन कम है, और इतने सीमित संसाधनों पर, क्या करती है, इतनी बड़ी जनसंख्या करती है, दबाव डालती है, देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। सही बात है, हमारे देश में क्या आती है, संसाधन सीमित है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सीमित संसाधनों पर ही संख्या क्या है, उसका दबाव बढ़ रहा है। तो इससे हमारे सामने कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हमारे सामने सामाजिक समस्या और आर्थिक समस्या जो होती है वो एक सबसे बड़ा उत्तरदायी हो जाती है। तो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें स्टूडेंट मैंने क्या बोला, रिवीजन करते हैं। मैंने ये बताया कि किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है वो एक महत्वपूर्ण घटक होती है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि 2001 में जो हमारी आबादी थी वो 102.8 करोड़ थी, जबकि 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत की कुल आबादी 121.8 करोड़। उसके बाद हम बात करते हैं कि चीन के बाद अगर 2001 या 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की आबादी चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। और यही नहीं, इतनी बड़ी आबादी जिसमें मैंने क्या बताया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों 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 महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो तीनों की महाद्वीपों को मिलाने के बाद भी भारत की कुल जनसंख्या इनसे
ज्यादा है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, इतना ये था कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी थी, तो इतनी बड़ी जनसंख्या बच्चा, इतनी बड़ी जनसंख्या, और इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या संसाधन क्या है, सीमित, और उस सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा था। तो जब जनसंख्या का दबाव ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो हमारे सामने सामाजिक समस्या और आर्थिक समस्या जो थी वो बनने आ गई, उत्तरदायी होती चली गई। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। एक एक चीजों को समझते रहना, इन्हीं में से आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पूरा आपको एनसीईआरटी का टॉपिक है जो मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं, तो प्लीज हर स्टूडेंट अपने साथ एनसीईआरटी की किताब रखें, और एनसीईआरटी की किताबों को रखने के बाद इसको समझते और सुनते रहिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें क्लियर होते चलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। हमारे देश की जनसंख्या, अब क्या हुआ, हमारे देश की जनसंख्या का आंकड़े, यानी आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना। अब जनगणना, लोगों की गणना करना। अब लोगों की गणना, हमारे देश की जनगणना कितने साल बाद, हमारे देश की जनगणना जो होती है वो हर 10 साल बाद जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये तो समझ में आ गया कि हमारे देश में जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद होती है बेटा, हर 10 साल बाद होती है। लेकिन सर शुरू कब हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई हमारे देश में जनगणना की, तो बच्चा हमारे देश में जो जनगणना, पहली जनगणना जो हुई थी सन 1872 में, 1872 में हुई, मगर वो सफल नहीं हो पाई थी। यानी भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी, 1872 में हुई। अब जब 1872 में हुई तो पहली जनगणना वो सफल नहीं हुई थी, लेकिन पहली जो संपूर्ण जनगणना थी वो सन 1881 ईस्वी में हुई। यानी हमारी जो संपूर्ण, यानी जो सफल जनगणना हुई थी वो कब हुई थी बेटा, तो वो हम लोगों की हुई थी सन 1881 में, क्या हुई, संपन्न हुई। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। क्या समझ में आया बेटा, कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होने लगी। ठीक है, जनगणना कितने साल बाद होने लगी, हर 10 वर्ष बाद होने लगी। भारत के अंदर पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, सन 1872 में किया गया था, 1872 में किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जो सफल जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो बेटा वो हुई थी सन 1881 में, 1881 में। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से लोग घर घर जा करके लोगों के जो है वो जनगणना कर रहे हैं, लोगों की संख्याओं को गिन रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं, ताकि सरकार के सामने जाकर के वो बता सके कि हमारे देश की कुल आबादी कितनी है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारी जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना कोविड के समय ये सफल नहीं हो पाया था, जो कि कराना बड़ा मुश्किल था। अब सरकार के द्वारा ये सभी चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हर घर जाकर के जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं वो सब आंकड़े को इकट्ठा करेंगे, सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे, तब आपको पता चलेगा हमारी देश की जो अभी करंट में जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया। ये देखिए, ये चित्र में भी आपको दिख ही रहा है, और ये हमारे यहाँ पे पूरा विश्व है, और विश्व के अंदर लोग खड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आता है बेटा कि भारत में जनसंख्या वितरण। ठीक है, अगर जनसंख्या वितरण की बात करें तो प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। सही बात है। अब असमान क्यों है, भारत छोटा तो नहीं है, भारत इतना बड़ा देश है, और इतने बड़े देश में हर जगह पे समान जनसंख्या तो नहीं पाई जाएगी ना। किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या है तो किसी राज्य में कम जनसंख्या है। तो क्या बताया गया कि भारत के जनसंख्या वितरण का जो प्रतिरूप है वो कैसा है, वो असमान है। कैसा है बेटा, असमान है। हमारे देश की जो आबादी है किसी राज्य में ज्यादा है तो किसी राज्य में कम है। ठीक है, अब देश में बात करें तो हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि अगर हम बात करें कैसे दर्शाता है, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा बेटा, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या आएगा, बिहार, उसके बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, और फिर बाद में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। अब कहोगे सर हम इतना कैसे याद करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इतना याद करना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि आपको पता है कि आबादी वाला कौन है, यूपी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको पता है महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है, बिहार। लेकिन अब तीनों को याद करिए, तीनों को याद करें। जो पहले नंबर पे आता है वो पहले नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद क्या है, बिहार है। अब आपको यही पता है कि महाराष्ट्र में इन यूपी और बिहार के लोगों को किस तरीके की एक समस्या जो है वो आपको देखने को मिले। तो इसी से याद करिए कि जैसे उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के बाद आबादी वाला देश कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या है? बिहार। और बिहार के बाद क्या आएगा आपका? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को यही चीज बताया बेटा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, कि देश में अगर राज्य की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो अभी मैंने बात किसकी करी? राज्य की बात करी। तो राज्य में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कहते हैं क्या है कि इसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो देखिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ये राज्य तो है ही। बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यानी वो राज्य जो आबादी में सबसे अधिक थे। अब ये क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि भारत के 10 राज्यों को मिला दिया जाए। भारत के कितने बेटा? भारत के अगर 10 राज्यों को मिला दिया जाए तो देश की 76% आबादी है। यानी भारत के 10 राज्यों की आबादी को मिला दिया जाए तो हमारे देश की कुल आबादी का 76%, 76% जो आबादी है वो इन 10 राज्यों में क्या करती है? निवास कर सकती है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी आबादी वाले राज्य हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हमने राज्य की बात कर ली आबादी वाली, फिर हमने बात किया कि 10 राज्य जिनकी कुल आबादी 76% है। लेकिन उसके बाद बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन क्षेत्रफल के मुकाबले इनकी आबादी बहुत कम है। ध्यान दीजिए क्या बताया गया? बताया क्या गया था बच्चा कि अगर जम्मू कश्मीर जो कि 0.98%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% और उत्तराखंड में 0.83%। ठीक है, परसेंटेज को थोड़ा सा रोकिए, बस राज्य स्टेट पे चलिए। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये हिमालयी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र बेटा? ये हिमालयी क्षेत्र हैं। हिमालयी क्षेत्र में बताया गया था जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद बहुत छोटा है, यानी इनका क्षेत्र बड़ा है मगर क्षेत्र के मुकाबले इनकी आबादी बहुत कम है। यहां तक क्लियर हो गया? बस बच्चा क्लियर होकर के समझते रहिए। जहां भी किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत है वो पूछिए, ठीक है ना? हम लोग आपके लिए हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपकी हर एक समस्या को पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। तो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया यहां तक समझ में आ गया? आगे चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इस मैप को। ध्यान से दीजिए, बहुत सारे ना बच्चे को मैप को देखते छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो आप ज्योग्राफी को आप मैप के जरिए आप उसी के रास्ता अपना कर ही बहुत बढ़िया आराम से समझ सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 बिंदु 2 लाख व्यक्ति, यानी 1 बिंदु 2 लाख व्यक्ति के बराबर है। यानी जहां पर बिंदु होगा वहां पे 2 लाख व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आबादी ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं तो इस साइड में देखिए यहाँ आबादी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी आबादी है। ये देखिए ध्यान से, अगर हम इस आबादी की बात करें तो यहाँ पे आबादी देखिए, तो ये सारी की सारी बड़ी आबादी है। तो समझ में आ गया? डॉट एक बिंदु 2 लाख व्यक्ति के बराबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा मैप के जरिए कि जहां जहां आपको ब्लैक जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वो बिंदु हमें 2 लाख व्यक्ति के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा ना 1 बिंदु और 2 लाख व्यक्ति, तो ये चीज है। तो प्लीज मैप को देखकर इग्नोर मत करिए, मैप को देखकर इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब आप मैप को भी समझते रहेंगे तो चीजें अपने आप ही क्या हो जाएंगी? क्लियर होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोगों का जो मैप होता है वो 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का आता है बच्चा। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको सुने, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब कमेंट के जरिए पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को ये समझ में नहीं आया
तो मैं पंकज मिश्रा आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म करूंगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, आपको समझ में आना। तो प्लीज अभी तक जो मैंने बताया, बस मैं कोशिश मेरी पूरी इतनी है ताकि मैं समझाऊं और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि ठीक है सर, अभी आपने हमें जनसंख्या के बारे में बताया कि किसी राज्य में आबादी ज्यादा है, किसी राज्य में आबादी कम है। ठीक है, ये चीजें पता चल गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या का एक असमान वितरण है, क्योंकि जनसंख्या भौतिक और सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों का संबंध है। भाई जनसंख्या का संबंध किस किस से है? उसका संबंध भौतिक, उसका किससे है? सामाजिक, उसका किससे? आर्थिक, और क्या है? ऐतिहासिक कारकों से है। जहां तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या बोला गया कि जहां पर जल की उपलब्धता होगी, सही बात है, जहां पानी ज्यादा होगा वहां पे आबादी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और जहां पे जलवायु होगा, क्योंकि जो बहुत ठंडा इलाका होता है वहां आबादी कम होती है, जहां पर गर्म इलाका होता है वहां पे आबादी कम होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत के प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात कहां कहां बात करता है? उत्तरी मैदानों में, उसके बाद उत्तरी मैदान के साथ साथ डेल्टाई क्षेत्र में और तटीय मैदानों में जनसंख्या देखा जाए तो उनके अनुपात में जो दक्षिणी और मध्य भारत के राज्य हैं, जैसे कि हिमालय, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम के कुछ राज्यों में जनसंख्या उच्चतर है। तो मतलब कंपेयर किया गया है, क्या किया गया है? उसकी तुलना की गई है कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है। अब मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या तो ज्यादा होती है, तो इसमें क्या था? तो इसमें यही था कि जहां पर जल की उपलब्धता ज्यादा होगी, जहां पे जलवायु अच्छी होगी, वहां पर संख्या रहेगी। यानी जहां उपलब्ध होंगे जल, जहां पर बहुत अधिक ठंडा इलाका होगा वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जो बहुत गर्म इलाका होगा वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या उच्चतर कहां कहां है? तो उच्चतर जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? मैदानी क्षेत्रों में, डेल्टाई में, तटीय मैदानों में, ठीक है। और अगर उसके अनुपात में देखा जाए तो जैसे हिमालय वाले क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिमी वाले इलाकों की तुलना में वहां पे संख्या ज्यादा होती है। तो ज्यादा कहां पे होती है? मैदानी क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशीय क्षेत्रों में होती है। लेकिन जो दक्षिण भारत में या हिमालय जो क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, हिमालय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, हिमालय क्षेत्र में क्या हो गया? उत्तराखंड आ गया, ठीक है ना। उत्तराखंड, कश्मीर, यहाँ पे संख्या क्या होती है? कम पाई जाती है। लेकिन संख्या कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है? जैसे कि मैदानी, डेल्टाई और तटीय मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? आगे चलिए, अब बात करते हैं राजस्थान। सही है भाई, राजस्थान को समझिए। राजस्थान, ठीक है, झारखंड और उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, झारखंड और राजस्थान, पहले यहां पर संख्या कम पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? कम पाई जाती थी। कारण जानते हैं आप लोग, क्योंकि राजस्थान जो है उसमें क्या हुआ, जब सिंचाई का विकास होने लगा, सिंचाई की सुविधाएं आने लगी, ध्यान दीजिए। और यही नहीं, जब राजस्थान के बाद झारखंड में खनिज ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता होने लगी, परिवहन आने लगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ने लगा, उसके बाद से प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी वो क्षेत्र जो तीनों जगह से पानी से घिरा होता है। तो भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय है, जो कि किससे? जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या थी, क्या बताया? राजस्थान, बिल्कुल सर समझ में आ गया। झारखंड, ये भी समझ में आ गया। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये भी समझ में आ गया। इन तीन जगहों पर क्या था? पहले जनसंख्या विरल थी, विरल मतलब संख्या कम थी। लेकिन अब हुआ क्या? राजस्थान में सिंचाई की सुविधा हो गई, उसके बाद झारखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधन उपलब्ध होने लगे, और यही नहीं, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में परिवहन जाल बिछने लगा। तो जहां पर जनसंख्या विरल थी वहां बच्चा क्या हुआ? वहां पे जनसंख्या बढ़ने लगी, वहां पे जनसंख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो चीजें समझ में आ गई। राजस्थान में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और झारखंड में संख्या जहां पे विरल होती थी, लेकिन वहां पे जो सुविधाएं होने लगी, जैसे झारखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में सिंचाई का विकास होने लगा,
परिवहन राज और यहाँ तक कि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जब परिवहन जैसी चीजों का विकास होने लगा, तो जहां बेटा जी जिसकी आबादी विरल जनसंख्या थी, वहीं पे धीरे धीरे क्या होती चली गई, उनकी आबादी उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए, वहां पे जनसंख्या बढ़ने लगी। यहां तक समझ में आ गया? बस बच्चा समझते रहिए, चीजें क्लियर करते रहिए। हम लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपके मेरे मेहनत से आपके प्यार से आगे बढ़ता रहे। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण में सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में एक क्या कारण है, इनके कारण क्या बने, क्योंकि वहां पे क्या होने लगा बच्चा, स्थायी कृषि होने लगी, परमानेंट एग्रीकल्चर होने लगा। स्थायी कृषि के साथ साथ कृषि का विकास होने लगा, लोगों ने मानव बस्ती बनाना शुरू कर दिया, परिवहन जाल होने लगा और औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी जगहें नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मैंने बताया जनसंख्या का वितरण। अगर हमारे बात करें तो उसमें अगर सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक हैं, जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारक हैं, वो किसके वजह से हुआ, वो स्थायी कृषि के वजह से होने लगा, वो कृषि के विकास के वजह से होने लगा, मानवों ने अपनी बस्ती बनाना शुरू कर दिया, परिवहन जाल तंत्र का विकास होने लगा, नए नए उद्योग लगने लगे और वही उद्योग लगने से वही जगह क्या बन गई, नगरीकरण हो गया। क्या खेती हुई, खेती का विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के बाद क्या हुआ, परिवहन होने लगे, अनाजों को लाने और ले जाने का कार्य होने लगा। जब अनाजों को लाने ले जाने का कार्य हुआ तो बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए और वही औद्योगिकरण की वजह से वही जगह क्या बनकर रह गई बेटा, नगरीकरण बन गई और वहीं पे जनसंख्या जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर आना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद ऐसा देखा गया है कि जो नदीय और मैदानी और तटीय क्षेत्रों में जो प्रदेश होते हैं वो विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। तो जैसा हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो नदी तट के किनारे, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, वहां पे विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और इन प्रदेशों में जमीन, ध्यान दीजिए, जल जैसे प्राकृतिक संसाधन, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जमीन, जल और प्राकृतिक संसाधनों के कारण निम्नीकरण हुआ है। उसका क्या हुआ है बेटा, उसका निम्नीकरण हुआ है, लेकिन मानव के आरंभिक बस्ती इतिहास में परिवहन के आ जाने से जनसंख्या में साधारण उच्चता बनी हुई है। जमीनों के और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में निम्नीकरण हुआ है, संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है, लेकिन मानव ने अपनी बस्ती बनाई और यही नहीं, आरंभिक इतिहास परिवहन होने लगे और उसके विकास के वजह से वहां पे जनसंख्या बढ़ने लगी है। अब जैसे देखिए दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये नगरीकरण क्षेत्र हैं। नगरीकरण क्षेत्र क्यों, परिवहन का विकास, बड़े बड़े उद्योगों का लगना और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की आबादी कम होती जा रही है। पुरुषों की आबादी का कारण क्या है कि लोग अपने रोजगार की तलाश में अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरीकरण यानी शहर की तरफ जा रहे हैं, अपना प्रवास कर रहे हैं, प्रवसन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, वो जगह छोड़ रहे हैं। तो क्या सर जगह छोड़ने का कारण क्या रोजगार ही है? नहीं बच्चा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों को छोड़ने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण, लोग अपने रोजगार के लिए चले जाते हैं। दूसरा कारण, उन्हें अच्छी शिक्षा सुविधाएं चाहिए होती हैं ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सके, तो लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर की ओर चलते हैं ताकि उन्हें उच्च और उच्चतम शिक्षा मिल सके। और यही नहीं बल्कि गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो गांव में लोग गांव को छोड़ करके और शहर की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो यही तो बताया गया है बच्चा, यही तो बोला गया है। क्या बोला गया कि दिल्ली है, जानते हैं आप लोग, मुंबई है, कलकत्ता है, बंगलोर है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, ये सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और जहां पे औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग लगे हैं, तो वहीं पे क्या हो रहा है, वहीं पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए नगरीकरण के कारण अब नगरीकरण क्या है, जहां पर हमें परिवहन सुविधा मिले, जहां पर हम लोगों को उद्योग मिले, जहां पर हम लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिले, तो वहीं पर क्या हुआ, ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं और इसीलिए लोग उन क्षेत्रों को छोड़ करके जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जा रहा है। तो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे,
क्यों जा रहे हैं? तो जाने का कारण क्या है? वो नगरीकरण है। लोग अपनी अच्छी सुविधा लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? आगे ध्यान दीजिए। अब आता है बच्चा जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर लंबा, ठीक है, यानी चौड़ा, और 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर चौड़ा, तो इस क्षेत्र में ये क्या हो जाएगा? ये मान के चलो 1 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ये यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर चौड़ा, प्रति वर्ग किलोमीटर लंबा, उस क्षेत्र में रह रहे जो लोग होते हैं उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या करता है? कहा जाता है। अब देखिए लिखेंगे कैसे? जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वालों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वालों की संख्या को जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि हाँ सर, मुझे तो क्लियर हो गया जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। कि जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र पे, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर लंबा, प्रति वर्ग किलोमीटर चौड़ा, और उसमें रह रहे जो लोग हैं, जो संख्या है, उसी को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व। लेकिन सर कितनी जनसंख्या घनत्व हमारे देश की? कितनी है डेंसिटी हमारे यहाँ पर? पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? तो चलिए बताते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं भारत की जनसंख्या घनत्व, ध्यान दीजिए, भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे रह रहे जो लोगों की संख्या है उसे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। लेकिन क्या बोला गया कि भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कौन से आंकड़े के अनुसार? कौन से सन के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या घनत्व कितना है बेटा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, ये चीज हमें आ गया। लेकिन सर आपको ये भी पता है सर कि सन 1951 में, यानी जब देश आजाद हुआ था, तो 1951 में हमारा जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वही जो सन 1951 में जब देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश की जनसंख्या घनत्व कितना है बेटा? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप ये लगाइए कि 50 सालों में, 50 वर्षों में, या 50 वर्षों में, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्यों 50 वर्षों में? क्योंकि ये तो आंकड़ा 2001 की बात करते हैं। लगभग 60 सालों में लगा लो, 2011 में, तो 60 सालों के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इतना जनसंख्या घनत्व, इतनी डेंसिटी बढ़ रही है। तो मैंने जनसंख्या घनत्व क्या बताया बेटा? मैंने कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कब की बात कर रहा हूं? 2011 की जनगणना में। लेकिन अगर वही बात करें 1951 में, जब देश आजाद हुआ था, अब कैसे याद करेंगे? पंचवर्षीय योजना अपनाई थी 1951 में। तो 1951 में भारत ने जब क्या किया था? 1951 में भारत की जो जनसंख्या घनत्व था वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये चीज क्लियर हो गया। और यहां तक कि 50 सालों या 60 सालों में कितनी वृद्धि हुई? यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उच्चतर वृद्धि होने लग गई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं सर, जनसंख्या घनत्व तो देश का पता चल गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का कितना था? किस राज्य का ज्यादा था, किस राज्य का कम था? केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो किसका ज्यादा था, किस केंद्र शासित प्रदेश का कम था? तो आइए इसको क्लियर करके पढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य की बात कर रहा हूं मैं, राज्य में अरुणाचल प्रदेश कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का?
अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का बेटा? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे अगर हम दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली तो देश की राजधानी है, सिंपल सी बात है, लोग तो जाकर के ज्यादा बसेंगे ना, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा स्तर को सुधारना है, शिक्षा लेना है, सुविधाएं प्राप्त करनी है, तो दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उसका जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य की बात करें तो किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा है? तो दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। ये तो रहा बच्चा जब देश के अंदर जनसंख्या घनत्व। तो बात करें राज्य की, तो किस राज्य में सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि किस राज्य का सबसे ज्यादा, किस राज्य का, नोट करते रहिए कि सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व? बिहार का 1,102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य का सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? दिल्ली का। कितना? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राज्यों में बिहार का है, बिहार के बाद सर पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात किसकी करते हैं? बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो केरल का है, 500 वर्ग किलोमीटर। यानी दक्षिण भारत में किसका जनसंख्या घनत्व है? केरल का। और केरल के बाद अगर किसी दूसरे स्थान पर आता है तो तमिलनाडु का 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, कितना? 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य का सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित को बात करें तो किस केंद्र शासित प्रदेश का ज्यादा है? दिल्ली का, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में कम की बात करें तो कम की बात करने पे कौन आता है? अंडमान और निकोबार। किसका आता है बेटा? अंडमान और निकोबार का। याद रखिए, अंडमान निकोबार यानी केंद्र शासित प्रदेश में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार का कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना क्लियर है? केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार का। आगे देखिए, अब इसमें बात करता है असम, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ये मध्यम घनत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है? मध्यम है, ना ज्यादा है ना कम है। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व किस किस राज्य का है? असम का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड का। और हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में आ जाओ तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद पर्वतीय राज्य असम को छोड़कर, असम को छोड़कर, किसको छोड़कर? असम को छोड़कर अगर मैं बात करूं हिमालय क्षेत्र की, हिमालय क्षेत्र की बात करूं तो सभी का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। मगर उस हिमालय क्षेत्र में अगर हम असम की बात करें तो असम को छोड़कर सभी हिमालय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो याद रखना, किस हिमालय क्षेत्र को, यानी कौन से राज्य को छोड़ दिया जाए जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हिमालय में बात करें तो असम को छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो देखिए क्या बोला गया इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य असम को छोड़कर, असम को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो है वो उच्च है। उसके बाद आ जाओ जनसंख्या में घनत्व की बात करते हैं। तो देखिए पहले क्या बोला गया, जनसंख्या का घनत्व एक अशोधित माप है, यानी कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव में संदर्भ मानव भूमि अनुपात में बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्व का ज्ञान करना चाहिए, जैसे कि विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। अब आपको पता है कि हमारे देश में सिंपल थोड़ी सी चीजें कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है और कृषि कार्य बहुत कम है, कृषि काम जो है बहुत कम करते हैं, और उसी कम कृषि कार्य के जरिए ही इतनी सारी आबादी को क्या मिलता है, क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो क्या बताया गया इसके अंदर, ये बताया गया कि कुल कृषि भूमि, जितना भी जमीनों पर कृषि की जा रही है
उस पे भूमि में जनसंख्या का दबाव मानव भूमि का अनुभव बेहतर है, ज्यादा है, यानी जनसंख्या का दबाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। कायिक और कृषि घनत्व का ज्ञान करना चाहिए, जैसा कि विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है, हमें कृषि का ज्ञान लेना चाहिए ताकि कृषि को कर सकें, उस कृषि में नए नए तकनीकों का प्रयोग कर सकें, उतने उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आगे देखिए, देखिए बच्चा, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की बात करता है कि जहां जहां पर आपने देखा जो ब्लैक कलर है उसमें क्या है, 1001 से अधिक, यानी 1001 से अधिक कहां पे, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब सीधा सिंपल देखो, उत्तर प्रदेश से आप ले लो, उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, ये बिहार चले जाओ, ठीक है, ये बिहार के बाद अगर आप ले जाओगे असम ले लो, पश्चिम बंगाल ले लो, ये पश्चिम बंगाल ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा सर, हाँ याद आ गया, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, बिहार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और पश्चिम बंगाल वाला जो घनत्व सबसे बड़ा है। और यहाँ पे जो असम की बात करी थी, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कहीं भी कोई जनसंख्या घनत्व ज्यादा नहीं है, लेकिन किसको छोड़कर, असम, असम में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए, ये केरल आए, केरल में जाके देखो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब कहता है कि जो सबसे कम है, तो आप ये देख रहे हैं, अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम पाए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आप देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद बात करें बिहार, बिहार का पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु, ये सभी राज्य हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा बच्चा, प्लीज मैप को अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के जरिए ही आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जो ज्योग्राफी का मैप है वो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग सब सुन रहे हैं, अच्छे से क्लियर करते रहिए ताकि मेहनत और ज्यादा करते रहें, आपका प्यार बना रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, बात आता है कायिक घनत्व, यानी देश की कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र, यानी हमारे देश की कुल आबादी और क्या आएगा उसका कृषि क्षेत्र का, उससे डिवाइड करने से हमारा क्या निकलेगा, कायिक घनत्व। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है बच्चा, जनसंख्या घनत्व कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। याद रखिए जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है, यानी क्या लिखा है, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, आपका क्या निकलेगा, जनसंख्या घनत्व निकलेगा। तो मैंने आप लोगों को चीजें क्लियर करी, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझते रहिए जनसंख्या घनत्व निकालने का, यानी कि कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। आगे देखिए, ठीक है सर, आपने बताया जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है जी, समझ में भी आ गया। आपने ये भी बताया कि जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, आपने ये भी बताया जनगणना कब हुई, आपने ये भी बताया कि हमारा जनगणना कौन से सन में शुरू हुई थी, कब सफल हुई थी, ये सब चीजें आपने क्लियर कर दिया। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दो समय बिंदुओं में किसी भी विशेष में रहने वाले, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है, सिंपल। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। लेकिन सर जनसंख्या बढ़ किसके वजह से रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है बेटा, कितने घटक हैं, दो घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं, एक प्राकृतिक घटक है और एक अभिप्रेरित घटक है, जिसको प्रवास बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यानी जनसंख्या बढ़ने के कितने घटक हैं, जनसंख्या बढ़ने के दो घटक हैं। पहला घटक क्या है, प्राकृतिक घटक, और दूसरा घटक क्या है, अभिप्रेरित घटक। चलिए अब क्लियर करते हैं हम लोग कि सर प्राकृतिक घटक क्या होता है, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर होता है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वृद्धि। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि के, क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक हैं, तो बेटा जी जनसंख्या वृद्धि के कितने, दो घटक हैं। पहला घटक क्या है, प्राकृतिक घटक, दूसरा क्या है, अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक किसे कहते हैं, कि क्या लिखोगे, जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि अशोधित, ध्यान देखिए, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। तो क्या सर जन्म दर मृत्यु दर से ही जनसंख्या बढ़ती है, और कोई कारण नहीं है, है ना बच्चा कारण,
वो है प्रवास का। कैसे? घटकों का किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति संचलन के द्वारा स्पष्ट होता है। लोग गांव को छोड़कर शहर के, देखो लोगों का प्रवास कैसे होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर। ध्यान दीजिए, देखो मैंने क्या होता है, क्षेत्र से क्षेत्र, राज्य से राज्य, देश से देश। ध्यान दीजिए कैसे, मान लीजिए मैं हूं, मेरे को प्रवास है, अगर मैं किसी एक जिले में रहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं गोरखपुर से हूं, अगर मैं गोरखपुर में रह रहा हूं, या मान लीजिए ध्यान से सुनिए कि मेरा जिला देवरिया लगता है, मैं देवरिया से बिलोंग करता हूं, तो देवरिया को छोड़कर अगर मैं गोरखपुर में चले जाऊंगा तो एक जिले से दूसरे जिले में गया, तो ये क्या हुआ, अंतरराज्य, राज्य के अंतर मैंने प्रवास किया। अब राज्य से राज्य कैसे होगा, कि मान लीजिए कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और यूपी से मैं कहां आ गया, दिल्ली में आ गया, तो राज्य से राज्य का प्रवास हो गया। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि मैं इंडिया को छोड़कर विदेश चले जाता हूं, तो क्या होगा, ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। क्या होता है बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो ध्यान दीजिए कि जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण क्या है, अभिप्रेरित कैसे, घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों की अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यानी प्रवास के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाके बसती है। दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र से आकर लोग किस लिए, अपनी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो हुआ ना, तो जनसंख्या में क्या हो गई बच्चा, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के कितने घटक हैं, दो घटक, पहला क्या है प्राकृतिक, दूसरा क्या है अभिप्रेरित। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए आगे। देखिए भारत में जनसंख्या दशक के वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंची है, ठीक है, समय के साथ नित्य बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.76% है, यानी हमारी हर साल जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ रही है बेटा कितनी बढ़ रही है, 1.76% बढ़ रही है। यानी वार्षिक वृद्धि दर, हमारी जनसंख्या बढ़ने का वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 1.76% है, ठीक है ना। अब जनसंख्या के दुगना होने का समय, ठीक है, बात करो अगर दुगना होने का समय तो 35% है। कितने परसेंट, 35%। यानी विश्व की बात करें, हर 35%, यानी 35 साल बाद, 35 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो जनसंख्या के दुगने होने का वर्तमान वार्षिक दर किसी भी जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला समय होता है। सिंपल है, यानी जनसंख्या दुगना में क्या बताओगे कि अगर बात करें उसका वार्षिक, किसी भी जनसंख्या के दुगना होने का समय या लगने वाला समय होता है। तो देखिए किस तरीके से आबादी जो है आप चित्र में देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो ये किस तरीके से बताया गया, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत, कहाँ कहाँ लोग अपनी जनसंख्या ज्यादा, दिल्ली में लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कई ऐसी सारी जगहें जहाँ पर जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रवास कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के लोग रह रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चा, अब आता है जनसंख्या में वृद्धि की अवस्थाएं। इसकी 4 अवस्थाएं, ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 अवस्था, जनसंख्या में वृद्धि की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्था। 4 अवस्था कैसी है, इसकी 4 प्रावस्था के बारे में जानोगे। तो पहला जो होता है वो सन 1901 से लेकर के 1921 तक, ये पहली प्रावस्था है। दूसरी प्रावस्था कितनी है, 1901 से लेकर के 1951 तक, ये दूसरी प्रावस्था है। उसके बाद 1951 से लेके 1981 तक, ये तीसरी अवस्था है। और सन 1981 से लेके और हम बात करें वर्तमान तक, तो याद रखिए इसको क्या बताया गया कि जनसंख्या की कितनी प्रावस्थाएं, 4 हैं। याद रखना जनसंख्या कैसे बढ़ी, बस ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। पहला क्या था, 1901 से लेके 1921 तक। दूसरी प्रावस्था कितनी थी, 1921 से लेके 1951 तक। तीसरी प्रावस्था क्या थी, 1951 से लेके 1981 तक। और चौथी क्या थी बेटा, 1981 से लेकर के वर्तमान तक। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अब हुआ क्या, कैसे उसके अंदर बदलाव आया, क्या क्या चीजें थी, तो ध्यान दीजिए इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या बोलता है, 1901 से 1921। चलिए बात करते हैं पहली अवस्था। इस अवस्था में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो स्थिर प्रावस्था, कैसी थी, इसे स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। स्थिर प्रावस्था क्यों, क्योंकि जिसमें जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। यानी 1901 से लेके 1921 तक क्या होता था बेटा, कि जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, यानी दोनों ही बढ़ रही थी। दोनों क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये इस समय जो वृद्धि दर बहुत कम थी बच्चा,
वृद्धि दर क्या थी, बहुत कम। कब की बात कर रहा हूं, सन 1901 से लेके 1921 तक। ध्यान दीजिए, 1901 से 1921 तक जो था वो हमारे सामने क्या थी, यानी कि स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। वृद्धि दर बहुत कम थी उस समय, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से जनसंख्या भी क्या हो रही थी, कम बढ़ रही थी, सबसे कम थी। लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानना है, 1911 से लेके और 1921 तक, 1911 से 1921 तक, बेटा ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, 1911 से 1921 तक भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई, जनसंख्या कम हुई, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका मतलब क्या था कि जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर बहुत निम्न थी, यानी 1901 यानी 1911 देखो 1901 से 1921 तक स्थिर प्रावस्था, जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा, वृद्धि दर बहुत कम, बहुत निम्न। लेकिन 1911 से 1921 में क्या हो बच्चा, ऋणात्मक वृद्धि दर, मृत्यु दर ज्यादा, जन्म दर कम, मृत्यु दर ज्यादा, जन्म दर कम। यानी उस टाइम भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी जन्म दर कम थी, किस में चली गई थी, ऋणात्मक चली गई थी। और इसीलिए 1921 को महाविभाजन, याद रखिए इसको क्या बोला जाता है, महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। इसीलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 के बाद वर्तमान तक देश के अंदर कभी भी आबादी कम नहीं हुई, जनसंख्या बढ़ती गई। तो याद रखिए, पहली अवस्था 1901 से 1921, 1901 से 1921 में क्या था बेटा, जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा और वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। लेकिन 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर पाई गई, मृत्यु दर ज्यादा, जन्म दर कम। और इसीलिए 1921 में ही इसको महाविभाजन वर्ष कहा गया, यानी कि 1921 से लेके और वर्तमान तक कभी भी जनसंख्या में कोई गिरावट नहीं आई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान रखना, यानी मैंने आपको बता दी, ये चीजें क्लियर हो गई। कारण क्या था, कारण क्या था कि हमारी ऋणात्मक वृद्धि दर हो गई, उस समय हमारी स्वास्थ्य, यानी कि हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा अपर्याप्त थी, सुविधाएं नहीं थी, गुलाम थे अंग्रेजों के लिए, और इतना हम लोगों को कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए हमारी स्वास्थ्य सुविधा निम्न थी, हमारे पास चिकित्सा के पर्याप्त साधन नहीं थे, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। तो इसीलिए कारण क्या था, स्वास्थ्य सुविधा का ना होना। यहां तक क्लियर हो गया। तो बताइए कि भारत की पहली अवस्था क्या थी, 1901 से लेके 1921 तक। 1901 से 1921 में जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा थे, लेकिन हमारा वृद्धि दर अत्यंत क्या था बेटा, निम्न था, बहुत कम था। लेकिन 1911 से 1921 तक क्या हुआ, देश में ऋणात्मक वृद्धि, बेटा ऋणात्मक वृद्धि दर्ज तय की गई, दर्ज किया गया ऋणात्मक वृद्धि दर। और उसके बाद जब ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया, कारण क्या था, कारण यह था निम्न स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्साओं की सुविधाएं उपलब्ध ना होना, यही कारण था हमारे यहाँ पे वृद्धि दर का निम्न होना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहली प्रावस्था 1901 से 1921 तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बच्चा, अब दूसरी अवस्था 1921 से 1951 में क्या हुआ। ठीक है, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि होने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी भाई, तो कारण क्या था, स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार होने लगा, और मृत्यु दर क्या हो गई, नीचे हो गई। धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ने लगा, और जब आगे की तरफ बढ़ने लगा तब क्या हुआ, उसके बाद जाकर के जनसंख्या स्थिर वृद्धि होने लगी। जहां पर वृद्धि दर बहुत निम्न थी 1921 से लेकर 1921 तक, और 1911 से और 1921 तक तो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यानी उसके बाद से कभी भी देश के जनसंख्या में कभी ऋणात्मक दर्ज ही नहीं हुआ, जनसंख्या बढ़ती चली गई, और आज हमारी देश की आबादी 150 करोड़ है। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या हुआ, देश में स्वास्थ्य स्वच्छता सुधारों में मृत्यु दर नीचे लेके आ गई। उसके बाद क्या था बच्चा, साथ ही साथ परिवहन संचार तंत्र प्रणाली सुधार हुए। सही बात है, परिवहन होने लगा, विकास होने लगा, गाड़ियां चलने लगी। ठीक है, परिवहन के साथ साथ संचार तंत्र का विकास होने लगा। फिर उसके बाद जन्म दर क्या हो गई, ऊंची होती रही, और पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हो गई, हुई ना, ऋणात्मक वृद्धि दर, और अब जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो बेटा महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, 1921 को, क्योंकि 1921 के बाद से
अब तक बच्चा जनसंख्या में कोई भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई। आपको पता है ना 1911 से 1921 में क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि का कारण क्या था? हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं था, परेशान थे, दुखी थे हम लोग, अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हम पर शोषण अत्याचार किया, कृषि का शोषण किया, उद्योगों का विनाश किया, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को नष्ट कर दिए और उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करके लाभ कमाना। ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना किसी चीज पे ध्यान दिया। तो क्या हुआ? हमारा उस समय जो हमारा वृद्धि दर था वो ऋणात्मक दर्ज किया गया। तो उसके बाद ठीक है सर, समझ में आ गया, जनसंख्या बढ़ रही है। 1920 में महान आर्थिक मंदी, बेटा आर्थिक मंदी होने लगी, आर्थिक मंदी होने लगी, साथ ही साथ दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी जनसंख्या रुकी नहीं, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 1920 में क्या हुआ? महान आर्थिक मंदी हो गई, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, मगर जनसंख्या में कमी नहीं आई, जनसंख्या बढ़ती चली गई। अगला आता है बेटा तीसरी अवस्था। पहली अवस्था 1901 से 1921, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए। दूसरी अवस्था 1921 से 1951, तीसरी अवस्था 1951 से 1981। इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट 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 की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसमें मृत्यु दर तेजी से कमी आई और उसके बाद जनसंख्या में प्रजनन दर के कारण हुआ बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ने लगी बेटा, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इसको 1951 से लेके 1981 तक को विस्फोट का नाम दे दिया गया। तो क्या सर जनसंख्या में इतने बच्चों ने जन्म लिया? क्योंकि बेटा जन्म दर के बढ़ने का कारण, जन्म दर के बढ़ने का कारण, जनसंख्या के बढ़ने का कारण, जनसंख्या के बढ़ने का कारण जन्म दर में वृद्धि होना ही नहीं होता, मृत्यु दर में कमी भी होता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं देश की कुल आबादी 1 लाख, जिसमें से 10,000 बच्चों ने जन्म लिया और 10,000 बच्चों की मृत्यु हो गई, तब कितने बचे सर? इसमें अभी भी जनसंख्या 1 लाख है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जिसमें से 10,000 बच्चों ने जन्म लिया और 5,000 की मृत्यु हो गई, तो 5,000 जनसंख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो जनसंख्या तो अभी भी 10,000 बढ़ रही थी, मगर कमी किस में किया गया? कमी किया हुआ जिसमें गिरावट आई वो मृत्यु दर थी। तो 1951 से 1981 तक उसे विस्फोट अवधि का नाम दिया गया, जिसमें मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। और यही नहीं बच्चा, आपको याद है मैंने बताया था हमारा वार्षिक वृद्धि दर कितना था उस टाइम पे? यानी 1.76% था, जबकि बढ़कर कितना हो गया? 2.2% हो गया बेटा। स्वतंत्रता के बाद यही अवधि जिसमें केंद्रीय नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्य में आरंभ किया गया। जनसंख्या बढ़ रही थी, सरकार सुविधाएं दे रही थी, लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही थी, लोगों के पास विकास की सारी सुविधाएं पहुंच रही थी, उसके बाद भी जनसंख्या जो थी वो 2.2% की दर से बढ़ती जा रही थी। अर्थव्यवस्था में सुधरने लगी, ठीक है भाई, विकास होने लगा, अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार हुआ, सुनिश्चित हुआ, और जनसंख्या प्राकृतिक, ध्यान दीजिए किसके वजह से बढ़ने लगी? प्राकृतिक वृद्धि। क्या बताए जनसंख्या के घटक? 2 थे बेटा, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक वो होता है सर, अभी आपने बताया था कि जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वृद्धि। और अभिप्रेरित का मतलब जब लोग एक जगह की जगह को छोड़कर जब किसी अन्य जगह पर जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला मैंने बताया क्या कि क्या जनसंख्या अभिप्रेरित, ठीक है, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि से हुई? नहीं बच्चा, आगे देखिए, जैसे कि तिब्बती, ठीक है, बांग्लादेश, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यहां तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी हमारे देश में जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान दिया। तो अभिप्रेरित अंतरराष्ट्रीय प्रवास, क्षेत्र से क्षेत्र, राज्य से राज्य, देश से देश इज इक्वल टू अंतरराष्ट्रीय प्रवास। भारत में कौन कौन आए? भारत में तिब्बती आए, भारत में नेपाली आए, भारत में बांग्लादेशी आए, भारत में पाकिस्तानी आए, और इन्होंने हमारे देश में जनसंख्या को बढ़ाने में एक सबसे बड़ा योगदान दे दिया। उसके बाद अगला आता है चौथी अवस्था। पहली 1901 से 1921, दूसरी अवस्था
1921 से 1951 तीसरी अवस्था, 1951 से 1981 और चौथी अवस्था, 1981 से अब तक। देखिए 1981 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि हुई, ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। सर घटने लगी, हाँ, यानी जनसंख्या बढ़ रही थी मगर जो बढ़ने की दर थी वो कम हो गई। कम हो गई बेटा, जनसंख्या तो बढ़ रही है मगर बढ़ने की दर क्या हो गई, कम हो गई। अब कम होने के लिए कैसे, ध्यान दीजिए, मैं आपको जरा एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये है 2, 6, 10, 12, 13, इसमें कितने का अंतर है, 4 का। इसमें कितने का अंतर है, 4 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 1 का। जनसंख्या तो 2 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, यानी 2 से 6 हुई, 6 से 10 हुई, 10 से 12 हुई, 12 से 13 हुई, बढ़ रही है। लेकिन अंतर पहले कितने का, 4 का, फिर कितने का, 4 का, उसके बाद 2 का और 1 का। मतलब जो दर था, जो रेट था वो कम होता चला गया। यानी जनसंख्या तो आज भी बढ़ रही है मगर जो बढ़ने की स्पीड थी, जो बढ़ने का दर था, जो बढ़ने का रेट था वो कम होता चला गया। कारण क्या था, लोगों का समझदार हो जाना। जैसे 1981 से वर्तमान तक जनसंख्या क्या हुई, वृद्धि दर बढ़ रही है लेकिन ऊंची बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। अशोषित जन्म दर अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। कारण क्या था जनसंख्या में बच्चों के जन्म होने का, कारण यह था कि विवाह के समय औसत आयु, यानी औसत आयु, अब किसी भी कम उम्र में किसी भी बच्चे का विवाह नहीं किया जाएगा। स्त्रियां, लड़कियां समझदार हो गई, उन्हें पता है हमें शिक्षा मिलने लगी, हम शिक्षित हो चुके हैं, अब हमें खुद अपना अधिकार है, हमें पता है हमें किस समय अपना विवाह करना है, पहले हमें शिक्षा प्राप्त करना है। तो जब लड़कियों का, स्त्रियों का जागरूक हुआ तब जाकर के क्या हुआ, हमारा जनसंख्या तो बढ़ी मगर जो बढ़ने का दर था वो कम होता चला गया। तो कैसे कैसे हुआ बेटा, देखिए देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री क्या हुई, शिक्षा शिक्षा यानी कि उनकी शिक्षा में क्या हुआ, सुधार हुआ। और यही नहीं, देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है लेकिन विश्व की जनसंख्या भी ऊंची है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, कैसे, वर्ल्ड डी, और इसके अनुसार, यानी इसमें क्या बोला गया कि विश्व विकास रिपोर्ट में यह प्रक्षेपित किया गया 2025 यानी 26 चल रहा है बच्चा, जनसंख्या 135 करोड़ से स्पर्श करेगी, 135 करोड़ को छू देगी। अभी जनगणना चल रही है, बस हमें हमारे देश का, भारत की कुल जनसंख्या का रिकॉर्ड पता चल जाएगा, जो हमारा डाटा अभी नया आएगा। तो मैंने आप लोगों को जो चीज़ आप लोगों को क्लियर करी, आपको समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को जनसंख्या घनत्व के बारे में, जो कि बहुत अच्छे से वितरण, संगठन, इन सब चीज़ों को क्लियर किया। आप इसको सुनिए, अभी आप लोगों को इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पढ़े कैसे, आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को उठाइए, टॉपिक उठाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको सच पे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार बना रहे, उम्मीद करता हूँ आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँगा ताकि हमारी टीम मेहनत करती रहेगी। अब हमारी जो भी अकाउंट्स की वीडियो आ रही है आप प्लीज़ उसे भी देखिए, और मैंने ज्योग्राफी का अपना पहला पार्ट डाल दिया है। मुझे उम्मीद है मेहनत करते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा। उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी। तो प्लीज़ विश यू ऑल द बेस्ट।